राजस्थान में आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है। प्राइवेट जॉब बेटर है या गवर्नमेंट? जॉब सिक्योरिटी इज देयर इन दी गवर्नमेंट जॉब। कई बार लोगों का ये मानना है कि काम नहीं करना पड़ता, अंडर द टेबल ओवर द टेबल पैसा भी मिलता है। जैसे अभी हम एक भर्ती कर रहे हैं 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की, 53,000 पद हैं और उसमें 25 लाख लोगों ने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। जज्बात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज। आज के एपिसोड में बात करेंगे पेपर लीक, हजारों वैकेंसीज, एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ता गैप, और ये भी जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में घूसखोरी जैसी समस्याएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सपने बेचते हैं। कोचिंग कहाँ से आया? तो स्कूल्स थे, वहाँ पर सिंसियरिटी की कमी शुरू हो गई। टीचर्स इतने सिंसियर नहीं रहे। काफ़ी सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट। तो उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं सर? पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व हैं अपने बच्चे को पैसे देने के लिए, उससे गलत काम करवाने के लिए, उसको गलत डिग्री दिलवाने के लिए। कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं प्राइवेटाइज अगर कर दिया जाए कि वर्किंग बहुत बेटर हो जाएगी? डिफेंस है, रेलवेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, प्रोडक्शन ऑफ वेरी सेंसिटिव मटेरियल। जैसे अभी एक पेपर लीक हुआ था, इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा सर? उसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेवार है। उसमें माफिया इन्वॉल्व होता है, सरकार के लोग भी मिल जाते हैं, और इसके लिए मैं जिम्मेवार ठहराता हूँ हमारे। रीट का जैसे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन। कास्ट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है? एक स्टूडेंट कहीं पे भी जाता है, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना चाहिए? What now? फीलिंग होम सिक, मिसिंग माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का माँ के हाथ का कड़ी चावल। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट जस्ट बात। और आज के इस पॉडकास्ट में एक बहुत स्पेशल एंड ऑनर्ड गेस्ट है हमारे साथ में, और आज हम उनसे जानेंगे बहुत सारी ऐसी एजुकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस से रिलेटेड बातें जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने पेरेंट्स हैं, जितने भी यूथ हैं हमारा जो इस सिलेक्शन प्रोसेस के क्राइटेरिया से गुजरता है, उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। सो आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू वेलकम मेजर जनरल आलोक राज सर। जय हिंद सर। जय हिंद कोणार्क, नाइस टू मीट यू एंड वेरी नाइस टू कम टू योर स्टूडियो। थैंक यू सो मच सर। सर, आपके हिसाब से ऐसे कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको प्राइवेटाइज अगर कर दिया जाए तो उनकी फंक्शनिंग और वर्किंग बहुत बेटर हो जाएगी? डिबेटेबल क्वेश्चन कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दशकों के अंदर बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उनको प्राइवेटाइज किया गया है, और आई थिंक दैट इज़ अ वेरी राइट स्टेप। और ये शुरू से चल रहा है, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, और अब और भी ज़्यादा हो गया है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो प्राइवेटाइज हो जाती हैं, वहाँ पर जैसा आपने देखा अभी एयर इंडिया, इट इज़ बिकम नाउ प्राइवेटाइज्ड, तो थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ती है वहाँ पर, प्रॉफिट रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव, एंड दैट इज़ हाउ इट कैन सस्टेन। अदरवाइज नॉर्मली जो PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो आमतौर पर बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रन इन लॉस, क्योंकि वहाँ पर फिर वो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं और उसके हिसाब से काम चलता है, एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। तो मुझे लगता है कि वी मस्ट हैव मोर एंड मोर प्राइवेटाइज्ड अंडरटेकिंग्स। लेकिन ये भी आवश्यक है कि जो कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जिनको हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहना चाहिए। और जैसे डिफेंस है, रेलवेज हैं, और कोई इम्पोर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ वेरी सेंसिटिव मटेरियल कैन नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। वी फील दैट गवर्नमेंट कंट्रोल शुड रिमेन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, जो भी चल रहा है। हाइब्रिड मॉडल के अंदर, फॉर एग्जांपल रेलवेज, यू डोंट हैव टू प्राइवेटाइज द होल ऑफ रेलवेज, बट वी कैन ऑलवेज प्राइवेटाइज सम डोमेन्स ऑफ रेलवेज। So like public-private partnerships and all. Public-private partnerships. We can, like for example, you have privatized the catering part of certain trains.
You can even privatize running certain trains. For example, some tourist trains you can privatize and give it, and it is already being done. तो मुझे लगता है कि एक हाइब्रिड मॉडल इज अ बेटर मॉडल, जहाँ पर अपन एक कंट्रोल भी रहेगा एंड बट हाउएवर वी विल बी एबल टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ साइड्स, government control as well as ensuring that your undertaking is proficient and is delivering. सर, जब सिलेक्शंस और एग्ज़ामिनेशन प्रोसेसेस की बात आती है तो आपको ऐसा लगता है कि दैट कभी ना कभी जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं, बिकॉज वो कभी किसी एरिया में पढ़ते हैं, कभी किसी एरिया में पढ़ते हैं, बिकॉज ये हमने सर बहुत सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में और हमारे आसपास जो लॉबी है उसमें सुना है कि ऐसा होता है, बोले इसका तो सेंटर वहाँ आया, इतनी दूर आया है। तो बिकॉज आज आप हैं तो एक क्या चीज़ होती है? ये बिल्कुल एक लाइव प्रॉब्लम है। हाँ, कि जैसे राजस्थान के अंदर हम परीक्षा कराते हैं तो मान लो बहुत छोटी परीक्षा है, जैसे अभी हम परीक्षा करा रहे हैं NHM की, तो उसमें जो परीक्षाएं बहुत छोटी हैं, जहाँ पर 2000 सवा 2000 है, उससे कम बच्चे हैं। अब उसको यदि आप पूरे राजस्थान में कराएंगे तो कराने से मतलब एक इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी। जो काम एक स्कूल में कराया जा सकता है, 2 स्कूलों में कराया सकता है, उसको आप है ना 10 जगह कराओगे तो बहुत सारे लोगों को एंगेज करोगे। इट विल नॉट बी वेरी वाइज डिसीजन। तो छोटी परीक्षाएं को हम छोटी जगह एक जगह कराते थे और थोड़ी बड़ी परीक्षाओं को फिर हम 7 संभागों में कराते हैं, 7 डिवीजन जैसे है ना, ऑल ओवर राजस्थान वहाँ कराते हैं। और भी बड़ी परीक्षाओं को, जैसे अभी हमने जेल प्रहरी परीक्षा कराई, उसको हमने कराया 39 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा, 39 डिस्ट्रिक्ट्स में उनको कराया हमने। तो हमारा प्रयास होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एग्जाम वी कंडक्ट द एग्जाम इन लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं झुंझुनू के होते हैं, सीकर के होते हैं, वहाँ पर सेंटर्स पूरे नहीं हो पाते, तो उनको फिर हमको जयपुर बुलाना पड़ता है। ऐसे कुछ जहाँ पर सेंटर्स की कमी होती है वहाँ से इनको हटाकर दूसरे सेंटर बुलाना पड़ता है। तो 39 डिस्ट्रिक्ट में कराने के बावजूद भी कुछ बच्चों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। उसका कारण ये होता है कि कई बार जिन जिलों के अंदर हम परीक्षा करा रहे हैं वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, सेंटर्स कम हैं और उस डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी नहीं है। और उसका कारण है कि प्रशासन को लगता है कि वो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, हर किसी स्कूल में एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता, और उसी वजह से फिर हमको वहाँ पर कम सेंटर देने पड़ते हैं। तो इट इज़ मोर टू इंश्योर कि वो पेपर लीक ना हो, पेपर कंट्रोल तरीके से, सेफ तरीके से हो जाए। तो उसमें असुविधा होती है कुछ बच्चों को। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके हम परीक्षाओं को जितने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में करा सके उतना अच्छा हो। और अब ये भी प्रयास करते हैं कि जो हमारी महिला कैंडिडेट्स होती हैं उनको हो सके तो उनके गृह जिले में ही परीक्षा कराएं। जो हमारे PH कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको हम उनके गृह जिले में कराएं। तो एक प्रयास रहता है। उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और उस समय असुविधा होती है, तो उसके लिए मुझे खुद खेद होता है, लेकिन कई बार इट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सर, जैसे अभी एक ऐसा ही पेपर लीक हुआ था, तो लाइक अब जब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, हम किसको बोल सकते हैं? प्लस स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो सालों से लगे हुए हैं परीक्षा के लिए, तो उनके भी कहीं ना कहीं उनका मोरल काफ़ी डाउन हो जाता है जब इस तरीके से कोई चीज़ होती है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, SI लीक जो है वो एक अभी न्यायालय में प्रक्रियाधीन भर्ती चल रहा है मामला, तो उसके बारे में मुझे बोलना उचित नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा एक आम किसी भी परीक्षा के जहाँ पेपर लीक होता है, जहाँ पर कुछ गड़बड़ होती हैं और जिससे नुकसान होता है, जो मेहनती छात्र होते हैं, मेहनती कैंडिडेट्स होते हैं, उनका मनोबल डाउन होता है, उनको लॉस होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेवार है। हम किसी एक को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। उसमें माफिया इन्वॉल्व होता है, उसमें बेचने वाले इन्वॉल्व होते हैं, खरीदार इन्वॉल्व होते हैं। हुज खरीदार आप लोग हैं, हम लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं। जब तक खरीदार बाजार में होंगे तो बेचने वाला मिल ही जाएगा। बिल्कुल। और खरीदार क्यों है कि खरीदार को उसके नियम, उसके जो वैल्यूज हैं वो मिल रही है, उसके जो वैल्यूज है वो खत्म हो चुके हैं, उसके जो कैरेक्टर है वो खत्म हो चुका है। हमारा जो युवा है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ हमारा जो वर्ग है, कुछ हमारे लोग हैं, हमारे कुछ माता पिता हैं जो कि इस बात को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कैसे ना कैसे बस हमको एक सरकारी नौकरी दिलवानी हमारे बच्चे को, और उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े तो करना पड़ता है। तो वो एक जो वैल्यूज हमारे थे, जो कैरेक्टर थे, हमारे चरित्र वाले जो गुण थे, वो काफी कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। उसी की वजह से खरीदार बढ़ रहे हैं। खरीदार बढ़ रहे हैं तो माफिया बढ़ रहा है। और कई बार सरकार की भी कमी होती है, सरकार इसके ऊपर बहुत तवज्जो देती नहीं है,
या सरकार के लोग भी कई बार उसमें मिल जाते हैं। तो ये समझ लीजिए पूरा सिस्टम है जो कि दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, और हमने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया है। हमने 2023 से अभी तक लगभग 50-60 परीक्षा करा चुके हैं, और मुझे बहुत खुशी आपको बताते हुए कि अभी कोई भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। और इसके लिए मैं जिम्मेवार ठहराता हूँ हमारे बोर्ड के सभी जो सदस्यगण हैं, मेरा स्टाफ, और उन सबसे ज़्यादा मैं जो उसका जिम्मेवार है वो हमारे जिला प्रशासन, जो कि बहुत मुस्तैदी से परीक्षा कराते हैं और सरकार का पूरा सहयोग मिलता है। उनके बिना परीक्षा कराना और साफ़ सुथरी कराना संभव नहीं है। और हमने कई सारे इसमें स्टेप्स भी लिए हुए हैं, मल्टीपल पेपर्स कराना, तरह तरह से अलग अलग जगह से प्रिंट कराना, सरप्राइज रखना, कोई सा पेपर किसी दिन दे देना, कोई सा पेपर किसी दिन दे देना। तो मैनी थिंग्स दैट जो हमने आर्मी में सीखी हुई हैं डिसेप्शन की, हम उनको अमल में लाते हैं और इंश्योर करते हैं कि माफिया से हम एक कदम आगे रहें ताकि पेपर लीक ना हो पाए। सर, आपको लगता है दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूथ और इंडियन एजुकेशन सिस्टम? आप सबको मालूम होगा कि अभी कुछ वक्त पहले भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाला था। सो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो निकाला है अभी 2 साल पुरानी बात है। सो दैट वाज बेस्ड ऑन जो कुछ कमियां थी हमारी एजुकेशन सिस्टम में, उसको पूरी करने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो जो कमियां थी, जो हमारा एक गैप था एजुकेशन में, वो कुछ हद तक एड्रेस हुआ है। और हमारा जो मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि एजुकेशन से हमारा जो एक यूथ है वो एक जिम्मेवार नागरिक बने, एम्पावर हो, उसमें जॉब स्किल्स आएँ, और वो देश की जो एक जीडीपी उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो मुझे लगता है कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो यदि ऐसा है, ये सब कुछ उद्देश्य अचीव कर रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट सिस्टम। बट यस, अभी भी कुछ कमियां हैं। वी कैन एड्रेस दोज बाय इंश्योरिंग कि हम साथ में एजुकेशन के कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, अपने आप को एम्पावर करें, सॉफ्ट स्किल्स सीखें। और मुझे लगता है वो सब करेंगे तो यू कैन अचीव ऑल दिस दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ। सर, आपको लगता है दैट जब भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं तो उसमें एक लूपहोल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? देखिए, एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर लूपहोल क्रिएट तो नहीं होता है, बट एग्जिस्ट हो सकते हैं पहले से ही। यदि आपकी जो प्रोसेस है वो रोबस्ट नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं, इट हैज़ नॉट बीन थॉट थ्रू, यदि उसको बहुत डेलिबरेटली सोचा नहीं गया है, तो उसमें कमियां हो सकती हैं। जैसे जब मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष का भार संभाला था, तो मुझे लग रहा था उसमें कुछ कमियां हैं सिस्टम के अंदर। जैसे बहुत सारे बच्चे डमी परीक्षा दे के जाते थे। हमने लगभग 40 FIR कराई डमी कैंडिडेट्स के खिलाफ मेरे आने के विद इन 1 ईयर के अंदर, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था, वहाँ पर उनकी पहचान का कोई तरीका अच्छा नहीं था, सुव्यवस्थित नहीं था। हमने फिर क्या किया, हमने हैंड राइटिंग सैंपल लेना शुरू किया परीक्षा केंद्र पर, और हमने बायोमेट्रिक्स का वहाँ पर सिस्टम बनाया है, फेस स्कैन का सिस्टम बनाया है, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आता तब वहाँ सिस्टम बनाया है। इसी माफिक तो उससे क्या हुआ कि जो डमी वाला जो सिस्टम था दैट हैज़ बीन एड्रेस्ड। इसी माफिक फर्जी डिग्री का बहुत सिस्टम चला हुआ था, तो हमने उसको एड्रेस किया है बाय चेकिंग बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़, चेकिंग बैक ऑल द रेगुलेशंस, क्या यूनिवर्सिटी के पास में परमिशन है। तो इस तरह से बहुत सारे हमने स्टेप्स लिए हैं। तो देयर इज़ नो डाउट कि सिस्टम है उसके अंदर कई सारी गैप्स हैं, लेकिन गैप्स को भी एड्रेस किया जा रहा है और काफ़ी हद तक हम इसमें सफल हो पाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं वो काफ़ी रोबस्ट है, चेक्स एंड बैलेंसेस काफ़ी हैं, और अभी डमी के, फर्जी डिग्री के, या फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के, या फिर फर्जी PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स जो ट्राई करते हैं, उस सब पर हमने काफ़ी अंकुश लगा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज़ बिकम मच बेटर। सर, जैसे अभी आपने बताया कि काफ़ी सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं, सारी चीज़ होती है, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग या जो बच्चे ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहे हैं, लगन से पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास में जब इस तरीके से कोई केस आता है तो उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं सर? तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कोणार्क, हमको बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, गोपनीय सूचनाएं मिलती हैं, और हमको वैसे भी सूचनाएं मिलती हैं ऑफिशियली भी। तो जो हमने मेरे आने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया हुआ है, तो दैट इन्वेस्टिगेशन सेल एग्जामिन्स ऑल दीज कंप्लेंट्स, उनकी जांच करते हैं, जांच करके वो हमसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक विजिलेंस सेल भी है, हमारा SOG से डायरेक्ट संबंध रहता है, उनसे हमारा कंसल्टेशन रहता है, और सभी जो विभाग है जिनकी भर्तियाँ होती हैं उनसे हमारा कनेक्शन रहता है।
तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसके जो भी हमको केस मिला है उसको हम तह तक जाएं और उसको इन्वेस्टिगेट करके फिर आगे ले जाएं। और फाइनली फिर हमको लगता है कि ये केस एक एसओजी के पास भेजने लायक है तो एसओजी के पास भेजते हैं। हमको लगता है कि ये केस विभाग के पास भेजने लायक है तो वी सेंड इट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। और हमने इस संबंध में कई बार एफआईआर भी कराई हैं। तो हम काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करते हैं, फेस स्कैन मैचिंग का, फेस फ़ोटो मैचिंग का हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। हम एआई का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन रिजल्ट्स का यूज़ चेक करते हैं। तो कई सारे हमने तरीके निकाले हुए हैं जिससे हम कर पा रहे हैं। ये नहीं कह सकता कि अभी तक ये बेस्ट सोल्यूशन है और ये बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन है। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप इन दिस डायरेक्शन। सर पहले के टाइम पे जब हम सुनते थे कि काफ़ी सारे लोग जो ये फेक सर्टिफिकेट्स के साथ में आगे बढ़ते हैं, बट आज जैसे अभी आपने बताया कि ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है आपका वो ऑलरेडी आपकी गाइडेंस के अंदर में इतने सारे स्टेप्स ले रहा है। तो अब आपका एक मैसेज क्या होगा टू द पेरेंट्स जो शायद आपको बहुत ईगरली सुन रहे हैं सर, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जब पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा ना कहीं प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, सामाजिक भी और पर्सनल भी, कि भाई हम इतना इन्वेस्ट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो उस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस एक बिल्कुल फेयर बना रहे। कोनार का आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली आम तौर पर जो बच्चे होते हैं जो इन कामों को करते हैं उन पर पीयर प्रेशर के अलावा सबसे ज़्यादा पेरेंट्स प्रेशर होता है, अभिभावकों का, उनका पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि कैसे ना कैसे वो सरकारी नौकरी करें। और ऐसे कई केसेस हमारे नज़र में आए हैं जिसमें पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व हैं अपने बच्चे को पैसे देने के लिए, उससे गलत काम करवाने के लिए, उसको गलत डिग्री दिलवाने के लिए, उसको डमी बैठवाने के लिए, पेपर लीक करवाने के लिए। पेरेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इन कामों के अंदर, तो दे आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल। बल्कि उनकी वजह से बच्चे कई बार ऐसे कामों में पड़ते हैं। यदि पेरेंट्स शुरू से ही बच्चे को एक उसको प्रेशर ना डालें, उसमें बोलें कि अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से आप आगे जाओ, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चा उनको ख़राब दिन नहीं दिखाएगा। तो मेरा जो मैसेज पेरेंट्स को वो यही है, जैसे अभी कुछ भर्तियाँ हुई थी, एक पीटीआई भर्ती हमने की है जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है, उसमें कई सारी फर्जी डिग्री हमको उसमें मिली है। फायरमैन भर्ती, उसमें बहुत सारे बच्चों की डिग्री फर्जी मिली है और वो सब अभी पकड़े जा रहे हैं। आपने देखा एसआई भर्ती के अंदर कितने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो मेरा जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ़ है, वो पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, यूथ के लिए भी है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, अपनी लगन से आप आगे बढ़ो और फर्जी डिग्री, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, फर्जी डमी बैठाकर, पेपर लीक कराकर यदि आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा आपके सर पर तलवार लटकी रहेगी, कभी डर बना रहेगा आपको कब नौकरी से निकाला जाएगा। आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर हज़ारों जो टीचर्स हैं उनको 10 साल या 9 साल के बाद में निकाल दिया गया है। और हो सकता है एसआई भर्ती के अंदर भी ऐसा कुछ हो जाए। तो मेरा आप सबसे ये एक मैसेज है कि प्लीज़ मूव ऑन योर ओन हार्ड वर्क एंड डू योर बेस्ट टू पास द एग्ज़ाम, सो दैट आपको खुशी रहे, आपको सुकून रहे और आप आसानी से अपनी सर्विस कर पाओ। सर एक आम प्रदेश का जो वासी है हमारा, वो ये जानना चाहते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली इनका कोर फंक्शनिंग क्या है, क्या वो काम करते हैं, प्लस आपके पास में किस किस टाइप की भर्तियां आती हैं जिनके ऊपर में वर्किंग करी जाती है। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पहले बोला जाता था सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड। ओके। अपने राजस्थान के अंदर 2 ऐसी संस्था हैं, एक तो है आरपीएससी जो कि ऑफिसर्स की भर्ती करते हैं, जैसे आरएएस, आरपीएस, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, और मतलब बेसिकली गैजेटेड ऑफिसर्स की। और दूसरी है सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज की, जैसे कि हमारी संस्था, जहाँ पर हम जूनियर इंजीनियर्स, टीचर्स, जूनियर अकाउंटेंट्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्टर्स, फायरमैन, पीटी इंस्ट्रक्टर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, इस तरह की भर्तियाँ करते हैं जो कि थोड़े लो लेवल की होती हैं। और हमारी भर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे अभी हम एक भर्ती कर रहे हैं 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की, जिसमें लगभग 53,000 पद हैं, उसके लिए भर्ती हो रही है। और उसमें 25 लाख लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। 25 लाख पीपल है फिल्ड फॉर्म्स। 53,000 पद हैं और 25 लाख लोगों ने भर्ती की है। तो हमारे को जो विभाग हैं वो अपनी, आपने पूछा कि हम क्या काम करते हैं, तो जो विभाग हैं सरकार के, राज्य सरकार के, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि कितने उनको पोस्ट क्रिएट करनी है, पोस्ट भरनी है, वो उसकी पूरी एक मसौदा बना के, एक पूरा उसका एक पूरा प्लान बना के हमको भिजवाते हैं। उसको अर्थना बोलते हैं, वी कॉल इट रिक्विजिशन। वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आता है, उसको हम जांच करते हैं, उसको हम चेक करते हैं
वेदर इट इज़ एज पर रूल्स रेगुलेशंस ऑफ दैट विभाग और नॉट। उसमें सिलेबस होता है, उसमें सब कुछ स्कीम होती है परीक्षा की, कैसे परीक्षा होनी चाहिए। उसको मिलने के बाद फिर हम उसको नोटिफाई करते हैं, उसको पब्लिसाइज करते हैं कि इतने पदों के लिए भर्ती निकली है। और उसके साथ साथ में उससे पहले ही डिपेंडिंग अपॉन हमको कब उसकी अर्थना मिली है, वी गेट दी क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर्ड। जो क्वेश्चन पेपर बनवाते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो हम बनवाते हैं। और हम नोटिफाई करने के साथ में डेट भी दे देते हैं, हम कैलेंडर छाप देते हैं। जैसे हमने अगले 1 साल से 1.5 साल तक का कैलेंडर में छापा हुआ है, हमने बताया हुआ है कि कौन सी परीक्षा किस दिन होगी। तो दिस इज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड टू दी यूथ एंड पब्लिक ऑफ राजस्थान। और उसके बाद में हम जब नोटिफाई कर देते हैं तो फिर हम बच्चों को मौका देते हैं फॉर्म भरने का। तो इस फॉर्म फिलिंग इज डन ऑनलाइन। और उसके बाद जब फॉर्म भर जाते हैं, बच्चे फिर तैयारी करते हैं, फिर दिए हुए दिन पर परीक्षा होती है। उसके बाद उसका रिजल्ट प्रोसेस होता है, वो सारी कार्रवाई हम करते हैं। फॉर्म भरने से लेकर, पेपर कराने से लेकर और रिजल्ट निकालने तक का काम हम करते हैं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड करता था, अब ये काम हमने विभागों को सौंप दिया है ताकि हम ज़्यादा भर्तियों पर ध्यान दे सकें और रिजल्ट पर ध्यान दे सकें। बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी यूथ को कि कितनी पोस्टों पे भर्ती होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी, उसके भर्ती के नियम क्या होंगे, ये सारा विभाग बनाता है, कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं बनाता है। इसको अपनी मर्जी से बदली नहीं कर सकते। तो कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे यूथ होते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारे बनाए हुए नियम हैं, हमारे बनाए हुए ये सारे सिलेबस हैं, हमारे बनाए हुए एग्जामिनेशन स्कीम है। ऐसा नहीं है। कुछ भी चेंज करना होता है तो विभाग करता है। कुछ केसेस के अंदर विभाग हमको ये एक परमिशन देता है कर्मचारी चयन बोर्ड को कि ये आप कर सकते हैं। उन हालात में फिर हम कर्मचारी चयन बोर्ड को चेंज करते हैं। और इसके अलावा फिर बहुत सारे बच्चे लीगल केसेस होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तरह तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लीगल इश्यूज, लिटिगेशंस होते हैं, वो सब हम डील करते हैं। और ये सारा हम जो काम है वो करते हैं। और इट्स अ वेरी कम्बरसम जॉब, नॉट ईजी जॉब, वेरी कम्बरसम जॉब। और हम बड़ी बड़ी परीक्षाएं करा रहे हैं। मेरे आने से पहले हम साल में लगभग 20-25 परीक्षाएं कराते थे, अब हम साल में 100-150 परीक्षाएं करा रहे हैं। अभी अगले महीने के अंदर ही इन द मंथ ऑफ जून ओनली, फ्रॉम 2 जून टू 16 जून वी हैव 21 एग्जामिनेशंस शेड्यूल्ड। उसमें से 19 परीक्षाएं हैं NHM की, नेशनल हेल्थ मिशन की, और बाकी 2 परीक्षाएं दूसरी हैं जो कि हम करा रहे हैं। सो इट इज़, वी आर रियली ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू इंश्योर कि जितना सरकार हमको भर्तियां दे रही है उनको हम जल्दी से करा पाए। सर, अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है इस डिपार्टमेंट में, इसमें सबसे वियर्ड कोई केस आपके पास में ऐसा आया जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के साथ में, जो आपको ऐसा लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ वियर्ड भी था? मतलब इट इज़ लाइक कि स्टूडेंट का केस आपके पास में आया हो कि जैसे आपने लिटिगेशंस की बात करी और वो बात करी, तो कुछ ऐसा जो आपको ऐसा लगा हो कि क्या केस हो गए एकदम से? बिकॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं सर, तो एक यूथ जो है ना उसको बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि हमको ये वियर्ड केसेस का मतलब आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो कि अपना फॉर्म PH कैटेगरी में भर देते हैं, PH मीनिंग फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में। ओके। और वो CMHO से फिर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो ऐसे कई बच्चे हमारे पास आए जिन्होंने फॉर्म पर रखा था, PH कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ था, और उनकी जो PH कैटेगरी की जो डिसेबिलिटी थी परसेंटेज, वो 52% थी। ओके। किसी की 56%, किसी की ज़्यादा, किसी की कम। फिर चूंकि हमको लगता है कि कई बार इसमें गड़बड़ होती है, तो हमने फिर जांच कराई। तो जब जांच कराई तो जो बच्चे की 52% थी, अचानक उसकी 12% हो गई। अच्छा। तो 52% से 12% होना संभव नहीं है। तो फिर मैंने उसको बच्चे को बुला के पूछा, बोले साहब मैंने झाड़ा फूंक करवा रहा था, देवी शक्ति थी मेरी कुछ, तो देवी शक्ति से मैंने ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं तो वैसे तो मेरा 52% ही था। तो हालांकि मतलब ये सब बातें हम नहीं मानते हैं, उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया 7 आर के ऊपर। बट कई बार बच्चे इस तरह से भी एग्जाम्पल देते हैं, इस तरह के वो बताते हैं तरीके कि हमने कैसे हमारा कम हो गया, लेकिन वो साफ नज़र आ रहा है कि उस बच्चे ने वो पैसे देकर वो CMHO से सर्टिफिकेट खरीदा था, और उसने प्रयास किया था कि उसका सिलेक्शन PH कैटेगरी में हो जाए। तो इस तरह केसेस होते हैं जो कि काफ़ी अजीब से होते हैं कई बार। बिल्कुल। और कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर लड़कियां होती हैं, वो अप्लाई करती हैं डिवोर्स कैटेगरी के अंदर, और वो उसमें भरते थे डिवोर्स कैटेगरी के अंदर, लेकिन पता पड़ता है कि वो तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। तो फिर जब पता करते हैं थोड़ा सा, तो फिर को बोलते हैं कि साहब वो उस समय डिवोर्स हो गया था, लेकिन फिर बाद में हमारे सुलह हो गई और हम एज ए लिव इन रह रहे। अच्छा। लेकिन उसने अप्लाई किया हुआ डिवोर्स कैटेगरी के अंदर। तो ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उसके पास डिग्री है तो वो डिवोर्स कैटेगरी में है,
बट शी इज़ लिविंग विथ हर हस्बैंड एज लिव इन। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि इतनी भर्तियां होती हैं तो इतने लोग अप्लाई करते हैं, तो कितनी बड़ी टीम रिक्वायर्ड होती है सर? आपने जैसे, मैं तो एक सिर्फ छोटा सा एक एग्जांपल आपका पकड़ रहा हूँ लाइन, कि आपने भी डाइवोर्स की उन मैम का नाम बताया एक एग्जांपल से कि इस तरीके से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, बट इसके लिए सर कितनी बड़ी टीम रिक्वायर्ड होती होगी? देखिए, काम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जितनी हमारी हमको इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जितनी हमको कंप्लेंट्स मिलती हैं, उनको हम देख नहीं पाते। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने उन सबको फिर विभागों, वी स्टार्टेड सेंडिंग दीज कंप्लेंट्स टू डिपार्टमेंट्स सो दैट दे कैन हैंडल। सो वी ट्राई टू हैंडल फ्यू, वी ट्राई टू हैंडल वॉट एवर वी कैन हैंडल। फिर बाकी हम फिर उनको एसओजी को और विभाग को भेजते हैं और उनके थ्रू कराते हैं। और टीम हमारा बहुत छोटी है, वी डोंट हैव मैनी मैन पावर, हमारे पास काफ़ी कम है, वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ज़्यादा नहीं है। हालांकि सरकार ने भी काफ़ी हद तक हमारी इस कमी को पूरा किया है और हम बेटर स्थिति में हैं, बट फिर भी हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट और एक्स्ट्रा है, सो दैट वी कैन डू लिटिल बेटर जॉब देन व्हाट वी आर डूइंग। सर एक बहुत पुरानी डिबेट है, आपने भी बचपन से सुनते आए होंगे कि प्राइवेट जॉब बेटर है या गवर्नमेंट। तो आज सर यू आर द राइट पर्सन, बिकॉज इतनी ऑडियंस सुन रही है। गवर्नमेंट में आप खुद बैठे हैं, प्राइवेट का आप गवर्नमेंट में बैठ के अनुभव ले सकते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, और जिस तरीके से आपके पास में लोग आते हैं सर, तो सब चीज़ें पता लगती हैं। बड़ा कठिन सा क्वेश्चन है कि प्राइवेट जॉब बेटर है या सरकारी जॉब। तो मैं कहूँगा कि द गवर्नमेंट जॉब हैज़ अ बिग क्रेज, ह्यूज क्रेज इन द इंडियन मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास और विलेजेस के अंदर, क्योंकि और स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब को स्टेटस से जोड़ा जाता है। यदि किसी भी एक गांव से, किसी भी एक परिवार से एक बच्चे का यदि उसको सरकारी नौकरी मिलती है, तो उसका मतलब उसको अच्छी लड़की मिलना, उसको खूब सारा डाउरी मिलना, वो बिल्कुल तय होता है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारे हमारे जो युवा होते हैं, बच्चे गांव के होते हैं, शहर के भी होते हैं, लो मिडिल क्लास के और बहुत ही पुअर कैटेगरी के बच्चे, और खास करके हमारे जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, वो उनको गवर्नमेंट जॉब प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन भी है। उसका एक ये भी कारण है, उसमें रिजर्वेशन है जिससे उनको सुविधा रहती है। प्राइवेट जॉब्स में ये रिजर्वेशन नहीं होता है। दूसरी बात है, ऐसा लोगों का मानना है, और मैं उसको कुछ हद तक सही भी मानता हूँ, कि जॉब सिक्योरिटी इज देयर इन द गवर्नमेंट जॉब। और कई बार लोगों का ये भी मानना है कि काम नहीं करना पड़ता। यदि सरकारी जॉब मिल गया तो काम नहीं करना पड़ेगा, अपन साइड बिजनेस करेंगे, कोई दूसरा काम करेंगे, और कई बार उनको लगता है कि वहाँ से अंडर द टेबल, ओवर द टेबल पैसा भी मिलता है। तो कई सारे इस तरह के अट्रैक्शन होते हैं जो कि युवाओं को आकर्षित करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल मेरिट पर लिया जाता है। यू आर टेकन ऑन योर मेरिट एंड द डे यू डोंट वर्क यू आर फायर्ड। तो वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इट डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। यदि उसमें कॉम्पिटेंस है, उसमें महत्वाकांक्षा है, उसको आगे बढ़ना है अपने बलबूते ऊपर, तो मुझे लगता है उसको जो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मिलेगा प्राइवेट जॉब्स में। पर यदि वो एक बच्चा एवरेज सा है, उसको बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ IAS एंड IPS एंड सीनियर लॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी नॉर्मल जॉब्स जो कि 4th क्लास से लेकर और बिलो द ऑफिसर रैंक होते हैं। वहाँ पर हर एक बच्चा चाहता है कि वहाँ पर चला जाए, ताकि फिर वो एक बार वहाँ जम जाए, फिर उसको सारे उसको फ़ायदे मिलते रहते हैं। तो इसलिए ही इज़ नॉट वेरी कीन टू गो टू प्राइवेट जॉब्स और कॉर्पोरेट जॉब्स। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। लेकिन मेरा जो आपको जो एडवाइस होगा, यूथ को मेरा जो एडवाइस होगा, वो ये होगा कि आप इस बात पे ना जाएं कि जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, कि पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको देखना कि आप चाहते क्या हो लाइफ में, आपको क्या करना अच्छा लगता है। यदि आपको कोई पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो यू शुड डू पेंटिंग। इफ़ यू वांट टू बी स्पोर्ट्समैन, डू बिकम अ स्पोर्ट्समैन। यू वांट टू बी एन इंजीनियर, बिकम एन इंजीनियर, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। आई मीन यू शुड डू व्हाट यू लाइक टू डू। जो आपको करना पसंद हो वो करना चाहिए, और जहाँ पर आपके जो ख्वाब है हमको पूरे कर पाओगे, आपको वहाँ जाना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। तो मेरा ये मानना है इसके अंदर। सर जैसे GBSSC में जो CBT का जो रिज़ल्ट आता है ना, तो वो तुरंत आ जाता है, बट RSCB में टाइम लगता है, तो उसका रीज़न क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि जैसे RPSC है, वो बहुत जल्दी से अपना उनका मतलब की निकाल देते हैं, प्रारंभिक की जो होती है वो निकाल देते हैं, क्योंकि उनका पेपर वो मेरे को लगता है कि इन हाउस उनका बनता है, और इन हाउस के पास की होती है,
और कर्मचारी चयन बोर्ड का ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है इस तरह का, तो हमको पेपर बनवाना पड़ता है बाहर से। जब पेपर बनवाते हैं बाहर से तो फिर नेचुरल उसको चेक करना पड़ता है कि वो पेपर सही बना है, उसका आंसर की सही है, उसमें काफ़ी वक्त लगता है, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी डिले होता है। दूसरी बात, बाकी जो मैं कंपेयर नहीं कर सकता बाकी संस्थाओं से, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, हमने अभी 20 परीक्षाएं कराई जूनियर इंस्ट्रक्टर की, करीबन 8 परीक्षाएं कराई थी हमने नवंबर में, 12 कराई थी जनवरी में, 20 परीक्षाएं हमने उसकी कराई। हमने जूनियर इंजीनियर्स की परीक्षाएं कराई, 10 परीक्षाएं, 2 माइंस की कराई, और जो जूनियर इंजीनियर्स की परीक्षा कराई उसके अंदर एक पेपर में 2 पेपर थे, मैकेनिकल भी इलेक्ट्रिकल भी। तो इतनी सारी जो परीक्षाएं हम कराते हैं टेक्निकल होती हैं, इनके लिए एक्सपर्ट्स मिलना आसान नहीं होता, उनको जांच कराना, इंश्योर करना वो सही हो, और हमारा प्रयास भी होता है कि हम इस तरह से जांच कराएं कि ये फिर भर्ती आगे कोर्ट में ना फंसे, उसके जो सवाल हैं वो सही रहे। तो कई सारे रीजंस हैं जिसके वजह से हम थोड़ा डिले होता है। पर आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं बताना चाहूँगा आप ये हमने आज ही ये निर्णय लिया कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी प्रारंभिक कुंजी है उसको हम ऑनलाइन जांच करवाएं ताकि थोड़ी प्रक्रिया फास्ट हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि यदि हमारा ये प्रयोग सफल हो गया तो दिस विल रिड्यूस कोलैप्स द टाइमलाइंस, और थोड़ा ये गति आ जाएगी इसमें। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सभी युवाओं को कि हमारा सतत प्रयास है ये कि हाउ कैन वी कट डाउन द टाइमलाइंस सो दैट यू गेट द रिजल्ट्स फास्टर। और जो हमने एक और प्रयोग किया और वो सफल रहा, वो था DV बाय डिपार्टमेंट्स। पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड करता था, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसकी वजह से फिर नेचुरली वो सीक्वेंशियल होता था। अब चूंकि DV विभाग कर रहे हैं तो दिस कैन बी डन साइमल्टेनियसली बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स, तो ये थोड़ा फास्ट होता है एंड इट कैन बी डन वेरी डेलिबरेटली। और चूंकि जो नियम होते हैं विभाग ने बनाए होते हैं तो दे कैन टेक डिसीजंस फास्टर। तो मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटेजिक स्टेप से भी काफ़ी जल्दी आई है भर्तियों के अंदर। आमतौर पर जो बच्चे बोलते हैं उसका कारण होता है वो भर्तियां जो कि कोर्ट में अटकती हैं, उसमें ज़्यादा इशू होता है। अदरवाइज बाकी सब भर्तियां हम टाइम से करा रहे हैं, हमने बल्कि टाइमलाइंस दे रखी हैं, हम कब रिजल्ट निकाल देंगे। तो हमारा प्रयास है कि उन टाइमलाइंस पे हम अडिग रहें और देर सवेर उन टाइमलाइन पे हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। सर इंडिया की बात बाद में करेंगे, पहले राजस्थान की, कि राजस्थान में आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न क्या है? मतलब अगर जो हम एज कम्पेयर करें, जैसे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है और अगर क्षेत्र के राज्य के हिसाब से हम करें तो राजस्थान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक रीज़न आप मेजर क्या मानेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। राइट। आमतौर पर नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है। कुछ हद तक लोग इसको मानते हैं कि सब मैंने पढ़ाई की, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने डॉक्टरी की है, फिर भी मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं तो बहुत ही मामूली काम कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ। तो आई थिंक डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि क्या गवर्नमेंट जॉब ही एम्प्लॉयमेंट है या बाकी जगह आप कुछ कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो हमारी इशू है वो है पानी का ना होना, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा। जैसे पंजाब से कंपेयर करें, हरियाणा से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है, स्कोप है, फर्टाइल लैंड है, वो यहाँ पे नहीं है। तो दैट इज सेकंड रीज़न कि जो हमारे गांव के बच्चे होते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड में होते हैं, वो बच्चे खेती में नहीं जुड़ पाते हैं। तीसरा है रिसोर्सेज। हमारे पास यस माइनिंग के काफ़ी रिसोर्सेज हैं जो कि उसमें वी आर रिच नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, और पानी की कमी होने की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं लग पाती हैं। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि हमारे पास जो एक यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे कि बाकी जगह पर होता है, दिल्ली के आसपास हो रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है, दूसरी जगह पर हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। कुछ जगह है, जैसे भीलवाड़ा में हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे कुछ है, लेकिन हमारा ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप का काम हो रहा है, कुछ कारपेट्स बनाने का, हैंडीक्राफ्ट्स का। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई मिसाइल हब्स या डिफेंस के जो इक्विपमेंट बनते हैं या गैजेट्स बनते हैं, इस तरह का यहाँ पे कोई भी हब ऐसा नहीं है। तो उसका कारण है कि यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो उनको जो यूथ है उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है।
और तीसरा जो है मैं समझता हूँ वो है कि जो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो होती है वो भी हमारे यूथ में डेवलप नहीं हो पा रही है। वो एक सिर्फ एक अपना पढ़ाई करते हैं, 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, स्किलिंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ उसको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, स्किलिंग नहीं कर पाते, तो फिर वो भी उसकी वजह से भी फिर वो ज़्यादा बिजनेस में झुकाव नहीं है। हालांकि राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 रहा है, क्योंकि हमारे मारवाड़ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और वो काफ़ी इंडस्ट्रियस भी होते हैं और काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे देश भर में फैले हुए हैं और जगह जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ से बने हुए हैं। लेकिन समहाउ सिर्फ उस इलाके को छोड़ के बाकी जगह से बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया है। तो मुझे लगता है ये सारी कमियां हैं, ये सारी जो एक इश्यूज है जिसकी वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे। और हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एसेट, टूरिज्म इज़ अ वेरी बिग एसेट दैट वी हैव, उसको हमने पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया है। वो एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। हमने बहुत ही कम, मैं कई बार विदेशों में गया हूँ, मैंने देखा है बहुत ही ऑर्डिनरी सी लुकिंग जगह होती हैं, ऑर्डिनरी सी लुकिंग बिल्डिंग्स होती हैं, ऑर्डिनरी सी लुके हुए कोई पुरातत्व की चीज़ें होती हैं, उसको इतना महत्व दिया जाता है और उनको इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और वहाँ पे इतने लोग जमा होते हैं। हमारे पास तो इतना ज़्यादा, हमारे पास तो खजाना है पुरातत्व विभाग का या पुरानी चीज़ों का, राजे महाराजाओं का, फोर्ट्स का, मतलब इसका कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते बाकी जगह से। हम सिर्फ इसी पर अपना पूरा ध्यान लगा दें, जोर लगा दें, तो यहीं पर हम काफ़ी सारा हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ हमारे स्ट्रेटेजी में कमी है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर सरकार फोकस्ड है, सरकार प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे युवा हैं, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि दे शुड नॉट जस्ट फोकस ओनली ऑन एकेडमिक्स, कि भी उन्होंने 10th पास करनी है, 12th पास करनी है, फिर एक सरकारी नौकरी करनी है या कोई एग्ज़ाम पास करना है। थोड़ा सा स्किलिंग के ऊपर, सॉफ्ट स्किलिंग के ऊपर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर, उस पर भी वो थोड़ा सा जोर लगाएं और थोड़ा सा, आजकल तो ज़माना सोशल मीडिया का है, बाहर निकल के देखें, अपने आप को सिर्फ अपने आसपास के पीयर से कंपेयर ना करें, थोड़ा बाहर देखें और फिर प्रयास करें कि थोड़ा और आगे निकलें। सर, आपके हिसाब से क्या एग्ज़ाम्स की जो एज लिमिट है वो रिड्यूस करनी चाहिए? देखिए, एग्ज़ाम्स की एज लिमिट जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल के आधार पर बनी हुई है कि जो हमारा एजुकेशन होना चाहिए उससे मैच की गई है। तो अपन इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो फिर हम शायद रॉन्ग हो जाएंगे, वी विल बी रॉन्ग इन आवर डिसीजन कि इसको एज कम कर देनी चाहिए। आई थिंक इट हैज़ बीन वेरी वेल डिफाइंड एंड वेरी वेल थॉट आउट कि कब बच्चे को 10वीं करनी चाहिए, कब 12वीं करनी चाहिए, कब कॉलेज करना चाहिए और फिर उसके बाद उसको कौन सा जॉब करना चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि आर्मी में ऑफिसर बने, तो 12th के बाद वो ऑफिसर बनते हैं। उसके लिए जो एज दी हुई है वो बिल्कुल सही दी हुई है, मैंने कहा 16.5 साल से लेकर कुछ शुरू होती है। तो इस प्रकार से जो एज का जो डिफाइन किया गया है, जो क्राइटेरिया, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेल थॉट आउट। और बल्कि हमने तो उसको काफ़ी आगे तक भी दिया हुआ है। कई सारे जो बच्चे जिनको मौका नहीं मिल पाता है उनको हमने टू एक्चुअली गिव अपॉर्चुनिटी टू लार्जर नंबर ऑफ यूथ, बिकॉज हमारे बहुत गरीबी है, लोग उनको आवश्यकता होती है जॉब्स की, तो हमने उनको जो स्कोप दिया हुआ है एज का काफ़ी बड़ा, हमने उसको वाइड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है ताकि वो उसको मिस नहीं कर पाए बस को। यदि किसी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया, किसी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाया, तो उसको काफ़ी हमने उसको रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। और हमारे वंचित वर्गों को हमने रिलैक्सेशन दिया हुआ है ताकि उनको किसी वजह से वो छूट जाएं पढ़ाई करने से या लेट पढ़ाई शुरू करें तो उनको भी कोई नुकसान ना हो पाए। तो आई थिंक इट्स वेरी वेल थॉट आउट एज क्राइटेरिया। सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और टॉपिक जो मैं चाहूँगा आपका कि आप उस पर बोलें, दैट इज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं सर, वो कहीं ना कहीं सपने बेचते हैं, वो एक अलग दुनिया दिखाते हैं, वो एक अपना एक पूरा उनका एक नज़रिया अलग होता है। तो इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? देखिए, मैंने जैसा बोला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ से आए, पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे। आई डोंट रिमेंबर ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग माय टाइम। ट्यूशन होता था, हमारे ट्यूशन होता था, बिल्कुल। कोचिंग भी होता होगा लेकिन हमने नहीं देखा, हमें पता भी नहीं है इतना, लेकिन हमारे टाइम पर ट्यूशन होता था, हम ट्यूशन करते थे, सब बच्चे करते थे ट्यूशन। तो अब कोचिंग कहाँ से आया, क्योंकि जो कई बार स्कूल्स थे वहाँ पर गैप्स होने शुरू हो गए, वहाँ पर सिंसियरिटी की कमी होनी शुरू हो गई, टीचर्स इतने सिंसियर नहीं रहे, बच्चों का भी जो डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया, तो बच्चे भी स्कूल में नहीं पढ़ने लगे और कमर्शलाइजेशन हो गया स्कूलों का।
तो फिर एक ऐसा टाइम आया कि जो बच्चे थे स्कूल में जो पढ़ाई हासिल कर रहे थे वो उनको फ़ायदा पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर जो ट्यूशन दे रहे थे उन्होंने एक तरीका निकाला कि कुछ ट्यूटर्स ने मिलकर फिर कोचिंग शुरू कर दी ताकि ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन कर सकें। इस तरह से कोचिंग प्रादुर्भाव हुआ, दिस हाउ दे वर डेवलप्ड। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया ये, और उसके बाद में फिर जब लोगों ने देखा कि कोचिंग के अंदर बेस्ट ऑफ द टीचर्स आर बीइंग ब्रॉट। स्कूल के अंदर तो टीचर जो पोस्ट आउट होते हैं वो करते हैं, जो भी होते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कोचिंग में जो इंस्टीट्यूट से, जैसे एक बंसल कोचिंग शुरू हुआ था कोटा के अंदर, तो बंसल सर ने फिर बेस्ट ऑफ द टीचर्स लाकर, बेस्ट ऑफ द कोचेस को लाकर उन्होंने जो ट्रेनिंग कराई, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकले। तो लोगों को पता लगा कि यहाँ तो आसान हो गया हमारा, तो गो टू द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद में फिर बहुत सारे जो एलन है और दूसरे कोई है, मोशन है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकले कोटा के अंदर। और अब तो हर, चाहे लॉ की पढ़ाई हो, सीए की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की, हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर दे आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द कोच, सो दैट वो एक बहुत स्पेशलाइज ट्रेनिंग, फोकस्ड एजुकेशन, फोकस्ड प्रिपरेशन करा सके बच्चे की, ताकि बच्चा आईआईटी क्रैक कर सके या पीएमटी क्रैक कर सके या दूसरे एग्जाम्स, आईएएस वाले एग्जाम्स क्रैक कर सके। तो ये बड़ा मिशन ओरिएंटेड एक रीजन है या डोमेन है जो कि वो कर रहे हैं, और चूंकि मिशन ओरिएंटेड तो वो सपने बेच रहे हैं, और अपने आप में वो गलत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्कूल का जो एक सिस्टम है कि स्कूल के अंदर पढ़ना, वो भी बहुत आवश्यक काम है, क्योंकि मेरे को लगता है सिर्फ एकेडमिक्स या फिर एक किसी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, मतलब कोचिंग के हिसाब से कर लेना, वो सफिशिएंट नहीं है। मैं अभी रिसेंटली आई विजिटेड आईआईटी मद्रास, मैं बात कर रहा हूँ करीबन 4-5 महीने की। तो मेरी बात हो रही थी प्रोफेसर कामाकोटी साहब से, और वो कह रहे थे कि जो बच्चे कोचिंग करके आ रहे हैं, जो आईआईटी में आ रहे हैं, वो अपने मैथ्स के एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो अपने मैथ्स के एग्जाम 60-70% बच्चे पास नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने सिर्फ को ट्रिक्स सिखाया कैसे एग्जाम को, उससे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करना है वो बच्चों को नहीं आता है। तो दैट इज़ अ वेरी एक लकूना है कोचिंग का। लेकिन स्कूलों के अंदर दे आर टॉट हाउ टू यूज फर्स्ट प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्चुअल उनको एक स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी टू हैव एडिक्वेट स्कूलिंग एंड उसके बाद फिर कोचिंग, या अलोंग साइड सम बिट ऑफ कोचिंग, बट कोचिंग आफ्टर स्कूल इज बेटर ऑप्शन। और सभी कोचिंग गलत नहीं होती, सभी कोचिंग खराब नहीं होती, लेकिन बहुत सारे कोचिंग जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कई बार वो फोकस नहीं होती हैं और वो गलत तरीके से सिखाते हैं बच्चों को। तो ये डिपेंड करता है। तो आई थिंक इफ़ पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी, यदि बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर बच्चों को कोचिंग कराएं। लेकिन उसकी जो स्कूलिंग की जो आवश्यकता है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग की जो आवश्यकता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सर, अगर आपको गवर्नमेंट बुला के और आपसे बात करे कि हम आपको फ्री हैंड देते हैं और ऐसे 5 चेंजेस जो आप अपने डिपार्टमेंट में करना चाहते हो, अपार्ट ऑलरेडी आप पिछले इतने साल से इतने चेंजेस आप ला चुके हैं सर, बट वो अगर फ्री हैंड देती है कि देयर विल बी ए कंप्लीट फ्री हैंड गिवन टू यू, और 5 चेंजेस जो भी आपको ऐसा लगता है कि हमारी इस सिस्टम को और बेटर कर देगा, तो वो ऐसे कौन से चेंजेस होंगे सर जो आप करना चाहेंगे? तो पहले तो बता दूं कि गवर्नमेंट ने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। बिल्कुल सर। सीएम साहब ने बोला कि जो आपको उचित लगे करिए जी, फ्री हैंड दे रखा है मेरे को, गवर्नमेंट से पूरा फुल सपोर्ट है मेरे को जी। उसी की वजह से मैंने बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो किए हैं। हमने प्रयास किया है कि जितना हो सके हम उसको ऑनलाइन कर सकें, जितना हो सके हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, जैसे बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना हो सके हम मेजर्स ले सकें ताकि हम पेपर लीक को रोक सकें। तो वी आर प्रिंटिंग मल्टीपल सेट्स, तो मल्टीपल से जब प्रिंट करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, बिल्कुल, और गवर्नमेंट हमको परमिशन दी हुई है, उन्होंने हमको फ्री हैंड दिया हुआ है। आप तो पेपर लीक रोकिए, बस चाहे मल्टीपल सेट करो, चाहे जो करना है वो करो। तो हम वो कर रहे हैं। अभी हम ऑनलाइन प्रयास कर रहे हैं एग्जाम कराने का। हमने सीबीटी एग्जाम कराया, गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दिया हुआ था। हमने इससे पहले कभी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं कराए थे, हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराए। गवर्नमेंट ने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप, मैंने बोला कि हम आई वांट टू कंडक्ट टैबलेट बेस्ड टेस्ट, टैबलेट बेस्ड टेस्ट, गवर्नमेंट ने बोला कराइए, कोई दिक्कत नहीं है अभी। लेकिन हमारा वो परीक्षण सफल नहीं हो पाया है, प्रयास चल रहा है। आईआईटी कानपुर में हमारा परीक्षण चल रहा है, आईआईटी मद्रास में परीक्षण चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है वो सफल होगा। जब सफल होगा तो हम टैबलेट बेस्ड टेस्ट कराएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो हम आई वांट टू यूज़
I want to make maximum use of artificial intelligence and technology in conduct of exam, in catching people who are defaulters, who are doing malpractices, and conduct exams in a free and fair manner. तो उसके लिए जो भी हमको करना पड़े करेंगे. तो luckily I am very fortunate कि मुझे गवर्नमेंट का फ्री हैंड मिला हुआ है और हम वो सब करते जा रहे हैं. सर कास्ट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब जब हम रिजर्वेशंस की बात करते हैं कास्ट सिस्टम के बेसिस पे जो होते हैं, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट भी होती हैं. हम विल नॉट गो पॉलिटिकली इन दिस मैटर, बट हाँ इन जनरलाइज्ड, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सर बहुत कुछ डिपेंड करता है फ्यूचर ऑफ द कंट्री. देखिए, जो रिजर्वेशन है या कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी टाइम से चला है. हमारे जो फोर फादर्स थे जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने बहुत ही सोच समझकर ये सिस्टम बनाया, विच वॉज टू बेनिफिट हमारे जो वंचित वर्ग हैं, जो कि सदियों से जिनको प्रतिताड़ना में रहा, जिनको काफ़ी पिछड़े रहे, जिनको मौके नहीं मिल पाए बाकी सवर्णों की तरह या जब फॉरवर्ड क्लास की तरह से. तो हमारा देश एक प्रजातंत्र वाला देश है और सभी को बराबरी का हक है. तो उसके बेस पर ये आरक्षण की नीति अपनाई गई थी, जो कि बहुत ही अच्छी नीति है. और इस बात को तभी समझ पाएंगे जब आप खुद आपके पुरखों ने ये परेशानी झेली होगी. जो लोग शहरों में रहते हैं, जो लोग पहले से बहुत ही हु आर बोर्न विद सिल्वर स्पून विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. वो उस इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि क्या हमारे वंचित वर्गों ने झेला है. उस हिसाब से ये बिल्कुल सही नीति है और मुझे लगता है कि इसको नीति को हमको कंटिन्यू भी करना चाहिए. क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से वंचित वर्ग हैं, हमको पता ही नहीं है कि कितना वो अभी भी पिछड़े हुए हैं, कितने उनको परेशानियां हैं. लेकिन सिर्फ ये हम कर सकते हैं, इसमें एक इम्प्रूवमेंट जो शायद सरकार ने किया भी है, और वो है क्रीमी लेयर वाला, कि यदि किसी एक परिवार को एक बार या दो बार उसको उसका रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है और वो परिवार भी वेल टू डू परिवार है, उसके पास संपन्नता उसको आ चुकी है, तो फिर उनके बच्चों को या उनके बच्चों के बच्चों को फिर हम उस कैटेगरी से में ना रखें. और वो इसलिए कह रहे हैं हम, ताकि जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी वंचित हैं रिजर्वेशन से, अभी भी वो बच्चे बहुत ही, तो क्या होता है जब ये बच्चे जो संपन्न परिवार होते हैं, जो कि रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा चुके होते हैं, सो दे नेचुरली दे विल डू बेटर देन दोज जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं. तो फिर दोबारा रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हीं को मिल जाएगा जो कि उनसे बेटर है. तो जो हमारे बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जो बहुत ही वंचित हैं, फिर पीछे रह जाएंगे. तो अपने को ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए, शायद बना हुआ भी है कुछ हद तक, लेकिन इसको और अपन वी कैन मेक इट रोबस्ट एंड फुल प्रूफ, कि जो वास्तव में जो नीडी है किसी भी आधार पर, चाहे वो उसके फाइनेंशियल तौर पे देखा जाए या उसकी जो ब्रॉटअप उसके आधार पे देखा जाए या कास्ट के आधार पे देखा जाए, तो उनको फ़ायदा हो सके. मैं देखता हूँ कई बार हमारे बहुत से ऐसे वंचित वर्ग हैं जिनकी सीटें भर नहीं पाती हैं क्योंकि वो उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते. तो इसकी आवश्यकता है, एंड आई थिंक वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस, बट विथ सम बिट ऑफ ट्वीकिंग ऑफ द सिस्टम, सो दैट जो जिनको वास्तव में जो नीडी हैं उनको इसका लाभ मिल सके. सर रीट का जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन, तो इस पे क्या कहना है सर? देखिए, विमेन का रिजर्वेशन 50% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आई थिंक मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है. शायद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक पॉलिसी बनाई है, तो मुझे इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इसके कोई डेटा या कोई रीज़न बहुत ज़्यादा नहीं है. मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने इसकी इसलिए बनाई है ताकि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, खासकर पढ़ाई के अंदर. और जो पढ़ाई हम कराते हैं उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही आवश्यक है. और मेरा सोचना है कि यदि हमारे देश की पढ़ाई अच्छी हो, कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छी हो, तो देश हमारा काफ़ी आगे जा सकता है. तो मुझे लगता है उन्होंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये ऐसा पॉलिसी बनाई होगी. पर ये पॉलिसी सही है गलत है इसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है. लेकिन आई एम जस्ट गोइंग बाय द स्पिरिट दैट दे नीड टू बी गिवन एडिक्वेट चांसेस, वेदर वी मेक इट 33%, 50%, मोर लेस. आई थिंक दिस विल बी a government decision based on lots of studies, lots of research work and the aspiration of the people. सर पहले भी एग्ज़ाम्स होते थे और अब भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बट एक बहुत बड़ा फ़र्क हम देख रहे हैं एग्ज़ामिनेशंस बिफोर एंड आफ्टर में.
तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? एग्जामिनेशंस पहले और अभी में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। वैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था आज से करीबन 45 साल पहले, जब मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, और उसमें वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और उम्र भर के हमने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन अभी नाउ वी हैव नाउ मूव्ड इनटू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। आई एम नाउ ट्राइंग टू मूव इनटू टैबलेट बेस्ड टेस्ट एग्जाम। और अभी मैंने बहुत करीबन 2-2.5 साल पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, दैट वाज ऑनलाइन एग्जाम, जिसमें देयर वाज नोबडी टू वॉच ऑन मी। अपने मैंने रूम में घर में बैठ के मैंने एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। वो IICA का था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, और उसमें क्वेश्चंस थे, उसमें मैं कैमरा ऑन है, कैमरा इज वॉचिंग मी एंड नोबडी इज इन माई रूम एंड आई एम गिविंग एग्जाम एंड आई कैन नॉट सी एनी बुक्स। और जैसे मैं कुछ प्रयास करूँगा कुछ मेल प्रैक्टिस का, टीपने का, कुछ करने का, तो कैमरा उसको देख लेगा और मुझे डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो आई थिंक वी हैव टू मूव टू दैट स्टेज नाउ, दैट पहली बात तो भरोसा, कि हम भरोसा कर सकें एक अभ्यर्थी के ऊपर कि वो गलत काम नहीं करेगा, एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कैमरा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, वो डिटेक्ट करेगा कि वो बच्चा जो कर रहा है वो अपने बलबूते पे एग्ज़ाम दे रहा है या दूसरे के टाइम पर दे रहा है। तो आई थिंक वी हैव टू मूव फ्रॉम दैट, अभी जो प्रेजेंट हमारा जो स्टेज है, टू दैट स्टेज। तो फ़र्क तो आया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का फ़र्क आया है, लेकिन आई थिंक वी हैव टू प्रोग्रेस फर्दर एंड वी हैव टू, हमको सोचना पड़ेगा कि हम हाउ कैन वी अवॉइड। अब 25 लाख बच्चों को हमने एग्ज़ाम कराना है 50,000 पोस्ट के लिए, कितना डिफिकल्ट, मतलब इट्स नॉट ईजी कराने के लिए। तो इफ़ वी हैव दिस सिस्टम कि आप घर बैठे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। बट मुझे लगता है काफ़ी वक्त लगेगा इसके अंदर, उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें संपन्नता भी चाहिएगी, कई सारी चीज़ें होंगी। पर मुझे उम्मीद है कि ऐसा दिन आएगा जब इस तरह के सेंटर्स बने होंगे कि बच्चा अपना एग्ज़ाम दे और वहाँ पर कोई उसको देखने वाला ना हो, अपना एग्ज़ाम हो जाए। ऐसे बहुत सारे अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं। सर, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम एक देश का भविष्य बहुत उज्जवल लिखता है। आपके हिसाब से जो बच्चे एजुकेशन के अंदर में अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, सिस्टम एक बहुत फुल प्रूफ हो जाता है, तो कितना इम्पैक्ट कर पाएंगे सर हम हमारी इकोनॉमी को लेके, और कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकोनॉमी में? देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि किसी देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हों तो वो देश संपन्न होगा, या बहुत टेक्नोलॉजी हो तो वो संपन्न होगा। मेरा सोचना थोड़ा अलग है, और शायद मेरे जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि यदि आपके ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स वेल ट्रेंड है, स्किल्ड है, देन यू डोंट रिक्वायर नेचुरल रिसोर्सेज, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। आप क्रिएट कर सकते हो, आप आयात कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। आप फॉर एग्जांपल आप लीजिए सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर सिवाय कि वहाँ पर फिश वगैरह मिल सकती है, उनके इसे स्मॉल आइलैंड कंट्री, लेकिन उन्होंने अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज को इससे डेवलप किया, और इस तरह से उन्होंने पॉलिसीज बनाई कि इट इज़ बिकम वन ऑफ द लीडिंग वेरी डेवलप्ड कंट्री, सिंगापुर, जो कि हम बिल्कुल हमारे से भी पुअर कंट्री था किसी वक्त के अंदर। तो मेरा मानना है कि यदि हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और मेरा एक इसी में इन द सेम ब्रेथ आई विल लाइक टू मेंशन टू योर ऑडियंस कि जो राष्ट्र निर्माण होता है, नेशन बिल्डिंग, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टू नेशन बिल्डिंग इज योर कैरेक्टर बिल्डिंग। यदि आपका कैरेक्टर मजबूत नहीं है, यदि आपका कैरेक्टर मजबूत नहीं है, आपका चरित्र मजबूत नहीं है, तो आप कुछ नहीं बन सकते हो। आप कितने भी आपके रिसोर्सेज आ जाएं, कुछ भी आपको मिल जाए, क्योंकि वो लोग सब बेच देंगे, देश को बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर बिल्डिंग। एंड आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा यूथ को, पेरेंट्स को, सभी को, यदि आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कदम होना चाहिए वो होना चाहिए चरित्र निर्माण का। अपने बच्चों को हम सही सीख दें, गलत काम करने से रोकें, उनको चरित्र के अंदर सच्ची रास्ते पर चलना सिखाएं, मेहनत करना सिखाएं, सिंसियर होना सिखाएं, पंक्चुअलिटी सिखाएं, देशभक्ति की बातें में बताएं, देश को सर्वप्रथम रखें। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस एंड वी कैन बिकम ए विकसित राष्ट्र एंड विश्व गुरु। सर, एक बहुत ही बेसिक चीज़, बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जब एक स्टूडेंट कहीं पे भी जाता है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। एंड सर, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना चाहिए? देखिए, कॉन्फिडेंस जो होता है वो आता है आपके ट्रेनिंग से। ओके। अक्सर लोग बोलते हैं कि
हाउ इज़ दैट आर्मी नेवर फेल्स? आर्मी फेल क्यों नहीं होती है? आर्मी हमेशा डिलीवर करती है. व्हेन आई एम सेइंग आर्मी, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस. भारतीय सेना डिलीवर क्यों करती है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि हमने एक तो जो हम लोग रिक्रूट करते हैं, दे आर ड्रिवन बाय पैशन. आई वुड से बल्क ऑफ आर ऑफिसर्स, बल्क ऑफ आर जवान्स जो आते हैं आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में, वो जज्बा लेकर आते हैं. ठीक है, नौकरी भी एक इम्पॉर्टेंट, एक पैसा कमाना भी एक इशू होता है, बट वो और जगह पैसा कमा सकते हैं, और जगह जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आर्मी में आना चाहते हैं. उनको पता है कि वहाँ पर कितना रिस्क है, उसके बावजूद भी आते हैं. तो दैट इज जज्बा या पैशन. सो दैट इज फर्स्ट इज पैशन, एंड सेकेंड इज देयर ट्रेनिंग. हमारी जो ट्रेनिंग होती है बहुत ही डेलिबरेट, बहुत ही एलेबोरेट और बहुत ही वेल डिफाइंड, स्ट्रीमलाइंड होती है, और हमारा पूरा फोकस ट्रेनिंग पर होता है. अभी जैसे ऑप सिंदूर हुआ, हमारे निर्दोष निहत्थे भारतीयों को मार दिया गया. बिल्कुल. तो आप क्या समझते हैं कि हमने उसके बाद सोचा कि अब कुछ करेंगे, फिर तैयारी करेंगे? नहीं, हमारी ट्रेनिंग होती है. हम पूरे सालों साल, दशकों तक ट्रेनिंग करते रहते हैं कि जिस दिन मौका लगेगा, जब हमको मौका पड़ेगा, हमको एक्शन करना पड़ेगा, तो कोई टाइम नहीं लेंगे हम. तो जिस दिन हमारे निहत्थे भारतीयों को मार दिया गया था, उसी दिन डिसीजन हो गया था गवर्नमेंट का कि हमने एक्शन लेना है. और हम एक्शन कैसे ले पाए? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग थी. तो बिल्कुल वेल ट्रेंड सोल्जर्स थे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के. उन्होंने उनको आदेश दिया, उन्होंने फॉरन एक्शन किया, तो कॉन्फिडेंस था. कॉन्फिडेंस कम्स विथ योर पैशन एंड विथ योर ट्रेनिंग. तो यदि कोई भी आप बात कर रहे हैं यूथ की, किसको इंटरव्यू में जाना है, उसको कोई काम के लिए जाना है, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वो तभी होगा जब उसने पहले से उसके बारे में सोचा होगा, ट्रेनिंग की होगी, स्किल की होगी, और उसमें जज्बा होगा, उसका हार्ट एंड सोल उसमें होगा कि मुझे करना है. देन ही विल बी कॉन्फिडेंट. सर, क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी जितनी अभी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो अभी और आप यूज़ करने जा रहे हैं, सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं करप्शन और जो फ्रॉड के केसेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा अंकुश लग जाएगा? देखिए, टेक्नोलॉजी जो है इट्स अ ट्विन एज्ड वेपन. उसमें दुधारी तलवार की तरह से होती है. टेक्नोलॉजी होने से आप उसमें गड़बड़ भी कर सकते हैं और उसे पकड़ भी सकते हैं. और फॉर एग्जांपल, आप यदि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसमें ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप चेक एंड बैलेंसेस नहीं हैं, तो बिना कुछ चीज़ आसानी से आप कुछ बच्चों को पास भी कर सकते हैं, कुछ बच्चों को फेल भी कर सकते हैं, किसी को नौकरी भी दिलवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो आपके पास चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए. और टेक्नोलॉजी की जैसे AI है, उसकी वजह से आप काफ़ी सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, AI कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब परीक्षार्थी एग्ज़ाम देते हैं, उस समय पर यदि कोई भी परीक्षार्थी आपस में बात करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको AI अलर्ट कर देगा. पता पड़ जाएगा कि वो आपस में बात कर रहे हैं, टीपने के प्रयास कर रहे हैं. कुछ जगह बच्चे इकट्ठे होंगे, AI हमको अलर्ट कर देगा. इन्विजिलेटर्स अपना काम नहीं कर रहे, AI से हमको अलर्ट मिल जाएगा. AI के माध्यम से हम उनका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस कमरे में चीटिंग हुई है, या इस जगह पर जो मार्क्स हैं वो सब बच्चों के एक से हैं, उनका जो आंसरिंग पैटर्न था एक सा है. जैसे कई सारे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिसका हम यूज़ भी कर रहे हैं. तो उससे आप करप्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया, यदि आपने दिमाग गलत लगाया तो उसका आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं. तो जो भी इसका इस्तेमाल करे, ही हैज़ टू इंश्योर दैट देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस अगेंस्ट मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तभी करें. सर, एट लास्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी हमारी ऑडियंस और जो बच्चे आने वाले टाइम के अंदर में इस प्रोसेस के अंदर में फॉल करने वाले हैं, प्लस कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, देने वाले हैं पेपर्स, उनके लिए क्या मैसेज होगा एक आपकी तरफ से? मेरी तरफ से जो मैसेज है युवाओं को वो ये है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके मन के अंदर कुछ गोल्स होने चाहिए. आपके मन में खुद दिशा आपको तय करनी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है. आमतौर पे हम दिशा तय नहीं कर पाते, बस हम अपने साथी को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, उसने फॉर्म भरा किसी एग्ज़ाम का, हमने भी साथ में भर दिया, जबकि आपका पैशन, आपका मन उसमें नहीं है. तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होगा थोड़ा सा कुछ मन बनाए कि हमको कौन सा वाला काम करना ज़्यादा अच्छा लगेगा. उसके बाद में फिर आप उसकी हिसाब से अपनी एजुकेशन करें, क्वालिफ़िकेशन उस हिसाब से लें, और प्रयास करें जहाँ से आप एजुकेशन ले रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन ले रहे हैं, वो एक अच्छा कॉलेज हो, अच्छा विद्यालय हो, जहाँ पर वास्तव में पढ़ाई होती हो, जब वास्तव में ट्रेनिंग होती हो, वास्तव में स्किल आपका एम्पावरमेंट होता हो. और साथ साथ में आप अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी कुछ प्रयास करें, और सिर्फ पढ़ाई में ना रहें, खेलें कूदें भी, अपने आप को फिजिकली फिट रखें, स्ट्रॉन्ग रखें,
और जब आप तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की तो आमतौर पे बच्चे रटने का प्रयास करते हैं। मेरा सजेशन है कि आप हमेशा क्वेश्चन आंसर बनाकर उसको आप तैयार करें और रटें नहीं। पुराने जो पेपर्स होते हैं परीक्षाओं के, कर्मचारी चयन बोर्ड के, आरपीएससी के, एसएससी के, बैंक्स के, रेलवे बोर्ड के, उन पुराने पेपर्स को आप ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी, आपको आइडियाज़ मिलेंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी। और फर्जी डिग्री, दलालों के चक्कर के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट लेकर, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेकर उसके चक्कर में ना रहें। खुदा ना खास्ता आपको जॉब मिल भी गई, आप नौकरी में आ भी गए, बाद में पकड़े जाओगे, हमेशा आपके सर पर तलवार लटकी रहेगी। आपने बाद में आपको पकड़े गए तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी, आपके परिवार वालों की बहुत बेइज्जती होगी, आपके बच्चों को आप पर बहुत बुरा लगेगा। तो अच्छा होगा कि आप अपनी मेहनत से नौकरी करें, चाहे नौकरी छोटी हो, कम पैसे की हो। खुद की बनाई हुई नौकरी, खुद की ली हुई नौकरी, अपनी मेहनत से ली हुई नौकरी ज़्यादा फलती है, सुकून देती है और आपको अच्छा महसूस होता है। और मेरा लास्ट मैसेज है वो सभी के लिए है कि आमतौर पर मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि साहब हमको आर्मी ज्वाइन करना है, हमको भी देश की सेवा करनी है, हमको भी बॉर्डर पर जाना है, हमको भी दुश्मनों को मारना है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि यस, इफ़ यू वांट टू जॉइन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्लीज़ ज्वाइन, ज़रूर करें, प्रयास करें। लेकिन किसी वजह से आप नहीं जा सकते हैं तो आप देश की सेवा जहाँ पर भी आप जैसे हैं आप कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेयर यूनिफॉर्म टू सर्व योर कंट्री, यू कैन सर्व योर कंट्री फ्रॉम वेयर एवर यू आर। चाहे आप एक रेलवे के कुली हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हैं, एक नर्सिंग असिस्टेंट हैं, आप कुछ भी हैं, आप कुछ भी आप रोल प्ले करते हैं, आप एक व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। यदि आप अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, आप सही तरीके से कर रहे हैं, आप मूल्यों के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप देश को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और अपने जिम्मेवार नागरिक होने का धर्म निभा रहे हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन डू सो मच फॉर आवर कंट्री विदाउट बीइंग इन आर्मी, विदाउट वेयरिंग यूनिफॉर्म। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस इंटायर एपिसोड एंड आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, हमको भी बहुत सारी आज चीज़ें सीखने को मिली हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता थी जो आज सर के माध्यम से पता चली हैं। एंड आई थिंक कि जितने भी लोग और जितने भी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि एक ज़िम्मेदार नागरिक बनिए और ईमानदारी से सेवा करिए, काम करिए। और जैसा सर ने बोला कि आपको सर्व करने के लिए हमारे देश को आर्मी या कोई भी आर्म फोर्सेस में अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, एक छोटी सी दुकान संभाल रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, उससे भी ईमानदारी से अगर आप करते हैं, निभाते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश हित में जाता है। एंड थैंक यू सो मच सर। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर एंड आई विल लाइक टू थैंक ऑल्सो कि आपने अपना बहुत ही वैल्यूबल टाइम, मुझे पता है दैट, निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। जय जय हिंद सर।